हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे, एक तो यूएस इलेक्शन हो चुका है और ट्रंप नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं अमेरिका के दूसरी दफ़ा। एक बहुत बड़ी, मेरे ख्याल दुनिया भर के लिए शायद सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। और इसके साथ साथ कनाडा में अभी मतलब रिसेंटली जो एक इंसिडेंट हुआ, उस हवाले से बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ हुई कि वहाँ पे जो खालिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड जो लोग रहते हैं, उन्होंने या फिर किन लोगों ने वहाँ पे मंदिर में हमला किया। हालांकि इन कंट्रीज़ में इस तरह के वाक़यात शायद हमें कम देखने को मिलते हैं, वो अमेरिका हो, वो यूरोप हो, वो कनाडा हो, या जो इस तरह के डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये चीज़ें कम देखने को मिलती है। और उसके ऊपर काफ़ी बात हुई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर स्टेटमेंट अपना ऑफिशियल जारी किया। और अब खबरें ये आ रही कि काफ़ी एक यूनिटी भी नज़र आई हिंदू और सिख रिलीजन के लोगों के दरमियान, जो बड़ी अच्छी बात है। रिलीजियस हारमनी वो सारे अगर रिलीजन्स के दरमियान होगी तो मेरे ख्याल में उसका रिजल्ट अच्छा होगा। ये हो क्या रहा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट, हमारे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you, Fakar bhai. Always a pleasure. It's a family show. Thank you so much for inviting me. थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि तो थोड़ा सा ट्रंप से शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक दफ़ा फिर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज में रहे, लेकिन फाइनली और 277 इलेक्टोरल वोट्स उनको मिले कमला हारिस के 226 के मुकाबले में। बात करेंगे कि वो प्रेसिडेंट बन गए, मुबारकबादियों का सिलसिला है, किसने क्या बोला वो भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये कि क्या जो कंट्रोवर्सीज थी उनके ऊपर अटैक भी हुआ, और मेरे ख्याल में वो भी एक बड़ी, जिसे कहते हैं कि एक अनफॉर्चुनेट चीज़ थी जिस दिन उनके ऊपर उनको असैसिनेट करने की कोशिश की। लेकिन फाइनली सारी कंट्रोवर्सीज के बावजूद वो इस वक्त प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं। क्या देख रहे हैं कि क्या कोई बदलाव आएगा यूएस पॉलिसी के अंदर, या एज इट इज चीजें रहेंगी? चीन के साथ ताल्लुकात हो, हिंदुस्तान के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, रशिया हो, मिडिल ईस्ट हो, सेम एज इट इज रहेंगी जिस तरह जो बाइडेन के जमाने में? The best thing with the win of Mr. Trump is that कि कोई पॉलिसी किसी को पता नहीं होगी, सब कुछ इरेटिक होगा। एक चीज होगी वो है प्रोटेक्शनिज्म, अमेरिकन बिजनेसेस को अमेरिका में लाना, टैक्स रिबेट देना, बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गया है यूएस में, और यूएस दूसरे वॉर में मेडल ना करे, इजराइल के साथ और सपोर्ट ज्यादा हो, बिकॉज प्रो जूइश लॉबी थी जो ट्रम्प के इलेक्शन कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही थी। सो पॉलिसी वाइज तो आपको वही देखने को मिलेगा जो पिछली बार था। यू नेवर नो, ट्रम्प इरेटिक रहेंगे, ट्रम्प अपने मन से किसी को रखेंगे, किसी को हटाएंगे, देयर विल बी नो सर्टेनिटी। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में तो बहुत ही अनसर्टेनिटी रहेगी। 3-4 कंट्रियों का नाम लेकर के इलेक्शन लड़ा गया है। भारत का नाम आया था जिसमें उन्होंने वादा किया कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, आज ही मैंने देखा कि वहां पे आर्मी ने, बांग्लादेश में आर्मी और वहां के कुछ जो थग्स हैं, उन्होंने वहां के हिंदू पॉपुलेशन पे गोलीबारी की और कुछ करीबन 50-60 लोग फिर से मर गए। सो अगर डीप स्टेट इन्वॉल्व है इसके पीछे तो उसको रोका जाना चाहिए। अगर डीप स्टेट इन्वॉल्व नहीं है तो फिर ट्रम्प विल कॉल इट अ शॉट, क्योंकि बांग्लादेश अफोर्ड नहीं कर सकता अगर उनकी सारी इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर बंदिशें लगाई जाएं तो इसके अलावा तो बाकी कोई वो नहीं होगा। लेकिन इस इलेक्शन को मैं दूसरे नजर से देखता हूँ। इस इलेक्शन की एक खास बात रही फखर भाई, जैसे मैं देखता हूँ इसको, और वो है कि इस इलेक्शन ने 2-3 चीजों को बड़ा अच्छा एस्टैब्लिश किया। नंबर 1 की ये जो मीडिया पिछले कुछ समय से बहुत मास कम्युनिकेशन का जो पूरी थ्योरी थी कि हाउ यू कंट्रोल द मास थ्रू टीवी एज अ इंस्ट्रूमेंट, उसको इसने धता बता दिया। मीडिया की क्रेडिबिलिटी, खासकर ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसकी क्रेडिबिलिटी को जीरो कर दिया। ठीक है ना, बारिंग फॉक्स न्यूज, ऑल मीडियाज वर एंटी ट्रम्प। उन्होंने सारे नैरेटिव चलाए ट्रम्प को रेसिस्ट, सेक्सिस्ट, बिगेट, विमेनाइजर, यू जस्ट नेम इट, वो नहीं काम किया। इन अ ट्रू एसेंस, ट्रम्प कैसे भी व्यक्ति हों, इन अ ट्रू एसेंस इट्स अ विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी।
क्योंकि क्वेश्चन ये था कि डेमोक्रेसी रूल करेगी या ब्यूरोक्रेसी रूल करेगी, जिसको आप डीप स्टेट कहते हैं, ठीक है ना, कि फेस किसी का होगा, मखौटा किसी का होगा और अंदर चेहरा कोई और होगा। ये खेल तो बंद करना था। तो दो लीडर्स पिछले विश्व में उभरे हैं जिन्होंने डीप स्टेट को और मीडिया के नैरेटिव को कंप्लीटली ब्लंट आउट कर दिया, उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा है। इसका श्रेय, शुरुआती श्रेय जाता है वो श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। एक कंसल्टेड कैंपेन चलाया गया था इंडियन मीडिया के द्वारा, जिसमें मोदी को और हिंदुत्व को जी भर भर के गाली दी गई, और जितनी वो गाली देते रहे मीडिया वाले, वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि इट इज बैकफायरिंग, मोदी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और आज उसका नतीजा ये है कि ही इज इन द थर्ड टर्म, और अब मीडिया को ये समझ में आया है कि मोदी को टारगेट मत करो। नाउ दिस नैरेटिव इज बीइंग सेंट आफ्टर द मीडिया पीपल। दूसरा, सोशल मीडिया हैज कम अप एज अ वेरी viable and optional platform for people who want to engage in debates and chats and talks and social issues. अब उनके पास ऑप्शंस हैं कि वो किसको देखना चाहते हैं, कौन क्रेडिबल वॉइस बन के आता है। तो इसमें फिर ऐसी वॉइसेस भी हैं जो न्यूट्रल हैं, जैसे आप जैसी सेनर वॉइस हैं। अब उनके पास ऑप्शन है कि अगर फखर यूसुफजई टीवी पे नहीं है तो उनके पास ऑप्शन है वो फखर यूसुफ भाई के चैनल पर जाएं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप फखर भाई के चैनल पे आए, इनको सब्सक्राइब करें और इनको सुने, बिकॉज वेरी न्यूट्रल मैन, वेरी हम्बल मैन एंड ट्रूली जेंटल मैन। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि आप इनको जो है सपोर्ट करें फुल फ्लेजेडली, फखर भाई को। दिस इज माई सो मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ फखर भाई की, इससे ज्यादा वो है। तो मैं एक और बात कहना चाह रहा था ये ट्रम्प के इलेक्शन में, कि ये जो सोशल मीडिया आया है ना, इट्स अ पावरफुल, आई होप इट डजंट गेट टेकन ओवर बाय ऑल दोज इंटरेस्ट, आल्सो इट रिमेन्स अ फ्री प्लेटफॉर्म, जहां हमारे आपके जैसे लोग, जो साधारण लोग हैं जिनके बड़े कॉन्टैक्ट नहीं है, वो आकर के फ्रीली अपनी बात कह सके और जनता तक पहुंचा सके। और जनता जनार्दन है, पीपल इज गॉड और पीपल आर गॉड, ये जो हमारे यहाँ कहा जाता है, इट हैज प्रूवन इटसेल्फ राइट। ट्रम्प को इन्होंने क्या नहीं किया, दो इम्पीचमेंट करवाए, क्रिमिनल मैटर में प्रोसिक्यूट किया, सिविल मैटर में प्रोसिक्यूट किया। कुछ दिन पहले स्विट्जरलैंड की कोई हसीना उठ के बोली कि इन्होंने मुझे ग्रोप किया था और ये मेरे साथ लस्टी बिहेवियर चाहते थे। इतना भी ज्यादा हम जो पुरुष हैं, हमको इतना भी ज्यादा डिमोनाइज मत करो कि जस्ट हम मेल है तो साला हम खराबी पैदा होंगे। ये भी ठीक नहीं है। एक जो ये फेमिनिज्म की थ्योरी आ गई है कि जस्ट बिकॉज वी आर मेल तो वी आर मिसोजिनिस्ट एंड ऑल दैट, ये भी ठीक नहीं है। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ट्रम्प, बट द ओनली फॉल आउट, कोई कुछ नहीं जानता कि क्या होगा, कोई स्टैब्लिश्ड पॉलिसी नहीं होगी। ट्रम्प को जिस दिन जैसा लगेगा, अचानक से याद है आपको वो ट्वीट आया था कोफे हा हा करके, तो एक ट्वीट आया था जिब्रिश में, उसका कोई मतलब नहीं था, कोफे हा हा, और वही होगा, द होल इंटरनेशनल रिलेशन इज इन कोफे हा हा, पीपल हैव नो आइडिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं, सब लीडर्स ने, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी मुबारकबाद दी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी मुबारकबाद दी, कतर के जो हमाद सानी साहब है उन्होंने भी मुबारकबाद दी, अरब वर्ल्ड ने, और नरेंद्र मोदी साहब ने लिखा, कंग्रेचुलेशन टू माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प टू विन ए हिस्टोरिक, जिसे कहते हैं ना, हिस्टोरिक विन इन द इलेक्शन 2024। सर क्या कहेंगे? मैं ये नहीं कहता कि जो बाइडन के वक्त में कोई ताल्लुकात खराब थे अमेरिका इंडिया के, लेकिन शायद ट्रम्प वाले में ऐसे लगता था कि बहुत ही हाई लेवल पे हैं। क्या वजह है इस चीज की कि मतलब ट्रम्प, ठीक है, ट्रम्प के हवाले से बहुत सारी बातें, एक तो हम ये पाकिस्तान में सुनते हैं कि वो भाई वो खुले दिमाग का आदमी है, उसके दिल में, दिमाग में जो कोई बात आ गई वो कर लेते हैं। वो ये नहीं कहते कि मतलब मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट हूँ, या फिर मतलब होता है ना एक जगह पे इंसान बैठा होता है तो उस लेवल से फिर उस लेवल की बात करता है। वो शायद नहीं, वो बड़ा ओपन देसी टाइप बंदा नहीं होता, उस तरह का है। क्या मतलब चीजें हो सकती? तो एक मुबारकबाद मोदी साहब की, और फिर दूसरा उनका जो, उनकी जो शख्सियत है, जो पर्सनालिटी है उनकी। नॉन प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है, इज नॉट अ करियर पॉलिटिशियन,
ठीक है ना, तो वो बंदा दिल से बातें करता है। और यही हो रहा है, नॉन प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस जो हैं या नॉन करियर पॉलिटिशियंस जो हैं, जनता उनको पसंद कर रही है। बिकॉज ये पॉलिटिशियंस जब जनता को मैनिपुलेट करना सीख जाते हैं तो जनता उनसे थक चुकी है। दे वांट पीपल दोज हु टॉक द वॉक और वॉक द टॉक। मोदी जी भी इसी के लिए फेमस है, ट्रम्प साहब भी इसके लिए फेमस है। यस, द मैन इज इरेटिक, कुछ भी हो सकता है भाई। लोग, मैं सुन रहा था अमेरिकन मीडिया को कि क्या हुआ, देयर इज अ ग्लूम इन अमेरिकन मीडिया राइट नाउ, देयर इज ग्लूम। तो वो कह रहे हैं ना कि क्यों लोगों ने वोट दिया, हमें समझ नहीं आ पा रहा है। हारिस वाज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, ये हुआ, शायद बहुत देर से आई, शायद बाइडेन ने बहुत देर से छोड़ा, क्योंकि आधा जो प्रेसिडेंशियल डिबेट तो बाइडेन साहब ने लड़ा। जी बिल्कुल, अब वो माइक यहाँ होता था, वो उधर पीछे चले जाते थे, तो लोगों को बताना पड़ता था कि भाई माइक इधर है। तो एक फोटो, ट्रम्प, डोंट फॉरगेट, हैज टू ही सर्वाइव्ड 2-3 live threats on him. There was an assassination attempt on Mr. Trump भाई। वो उनका जो फीस्ट वाला था कि फाइट फाइट फाइट, उनके मुंह से खून बह रहा है और वो ऐसे ही इज जस्ट पंचिंग इन द एयर, फाइट एंड फाइट एंड फाइट। इसने व्हाइट रेसिस्ट को पागल कर दिया। और ये जो लिबरल है, दे हैव प्रूवन दैट दे आर सो इलिबरल कि आप दूसरे की बात को नहीं सुनते, आप एंगेज नहीं होना चाहते डायलॉग में, आप लोगों को रिजेक्ट कर रहे हो बिगेट कह करके और उनको रेसिस्ट कह के, और कुछ भी आपके पास वो नाजी और ये सब टाइप के टर्म्स आ गए, बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी एनालिसिस के आप लोगों को ब्रांड कर रहे हो ऐसे। दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस जनता देख रही है भाई। तो दो चीज की जीत हुई, डेमोक्रेसी हैज वॉन, डीप स्टेट हैज लॉस्ट इट। डेमोक्रेसी ही रूल करनी चाहिए, जो अकाउंटेबिलिटी जिसकी होती है उसी का शासन चलना चाहिए, वो गलत हो वो सही हो। आप चेहरा मेरा रखोगे, शासन आप करोगे, पेंटागन से शासन करोगे और हमको आप जो है वो बलि का बकरा बनाओगे, ये नहीं होना चाहिए। मेरा चेहरा, मेरी अकाउंटेबिलिटी, मेरी मर्जी, मेरा ऑर्डर चलेगा। एंड कुडोस कि डीप स्टेट हैड टू, बिकॉज पिछला इलेक्शन डीप स्टेट जीता था, बाइडेन नहीं जीते। अच्छा, ये जो मुबारकबाद दी मतलब जैसे बुला के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, क्या मैसेज है? बहुत फ्रैंकनेस है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएस में। बिल्कुल बॉनहॉमी है, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ये तो मिस्टर ट्रम्प ने कई मौकों पे कहा है कि ही इज माय गुड फ्रेंड, आई लव हिम। मोदी को वो आज से नहीं, बहुत पहले से पसंद करते हैं। उसका रीजन है जैरेड कुशनर, उनका जो दामाद है, उनकी इवांका ट्रम्प का जो हस्बैंड है, इवांका का हस्बैंड जैरेड कुशनर एक जू है, ही इज प्रो इजरायली मैन। आप और इवांका ट्रम्प इज द फेस बिहाइंड इन द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन, एटलीस्ट इस एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी पावरफुल बातें होगी। मैं सुन रहा था कि कनाडा में भी लोगों ने जैरेड कुशनर को कॉल करना शुरू कर दिया है। तो पॉइंट ये कि इवांका ट्रम्प जो है वो एक इन्फ्लुएंशियल लेडी है उनकी लाइफ में, उनकी बेटी के रूप में, क्योंकि उनकी वाइफ उतना एक्टिव नहीं है पॉलिटिक्स में। तो जैरेड कुशनर जो है वो पसंद करता है मोदी को, बाकी और लोग भी प्रधानमंत्री मोदी को उतना ही पसंद करते हैं। देयरफॉर मुझे ये लगता है कि ट्रम्प साहब से दोस्ती अच्छी होगी। उन्होंने हिंदुओं का नाम भी लिया, मोदी का नाम भी लिया, और ये एक बड़ी चीज है कि अमेरिकन इलेक्शन में ये नाम सरफेस किए, ये एक बार एटलीस्ट मुद्दा तो बना इलेक्शन का। So I think कि India और America is going to have a tumultuous relationship because वो इंडिया को क्रिटिसाइज कर चुके हैं और कई बार कर चुके हैं कि दे आर टेकिंग राइड ऑफ अस, और हमारे जो है वो उनके साथ टैरिफ बहुत कम है और उनके टैरिफ बहुत ज्यादा है, वी डोंट हैव एक्सेस टू देयर मार्केट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो तो जंग चलेगी, ये तो आप समझ लीजिए, इतना आसान नहीं होगा। पर्सनल रिलेशन जो भी हो, बट एज फार एज ट्रेड गोज, ट्रम्प विल गिव सम टफ टाइम टू इंडिया, प्रोवाइडेड सैनिटी प्रिवेल्स, और इस बार वो गलती ना करे। लेकिन उन्होंने 2-3 इंटरव्यूज में बोला है, इंडिया को क्रिटिसाइज किया है, इंडिया की ट्रेड पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया है। तो दैट इज समथिंग आई वुड बी वॉचफुल। बाकी सब चीजें इंडिया के लिए उतना मैटर नहीं करती। ये एक तो इमिग्रेशन है जो इंडिया के लिए मैटर करता है, H1B वीजाज और दूसरे जो चीजें हम चाहते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन के लिए इजी की जाए। और दूसरा जो होगा वो यही होगा आपका ट्रेड एंड कॉमर्स, बिकॉज सिक्योरिटी सेटअप में जहां तक बात है, देयर इज अ कंसेंसस
दोनों देश आगे बढ़ना चाहते हैं ब्रिक्स की फ्यूचर के साथ। देयर विल बी सम इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। अब वो तो टाइम जैसे जैसे अनफोल्ड होगा, वी वुड ओनली कम टू नो कि व्हाट प्लेज आउट। राइट। अच्छा, एक तो रशियन वॉर चल रही है, 3 साल हो चुके हैं उसको, और मिडल ईस्ट की सिचुएशन भी काफ़ी क्रिटिकल है, ईरान है। क्या उसके लिए क्या पॉलिसी हो सकती है? मजीद सैंक्शंस, या इस चीज़ को रोका जाएगा कि बस ठीक है, हो गया जो भी कोई फैसला करके, जिस तरह अफगान वॉर को उन्होंने ख़त्म किया, जो भी हम कहें उसको गलत कहें ठीक कहें, लेकिन अमेरिकन फोर्सेस को वहाँ उन्होंने विड्रॉ कर दिया था। तो यहाँ पे क्या पॉलिसी होगी कि यूक्रेन रशिया एंड मिडल ईस्ट सिचुएशन स्पेशली ईरान? देखिए, आपने रशियन क्रेमलिन का स्टेटमेंट पढ़ा उनके इलेक्शन के आने के बाद? बड़ा अच्छा आया। उन्होंने कहा इट विल बी टू अर्ली टू कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर ट्रम्प, वी विल वेट। तो बड़ा अजीब सा ही है ये। अब इसमें आप क्या पढ़िएगा, बट ट्रम्प हैज सेड दैट ही विल, ट्रम्प से पूछा गया क्या आप पैसा देंगे यूक्रेन को, उन्होंने कहा आई वांट पीपल नॉट टू डाई। उन्होंने कहा क्या आप यूक्रेन का साथ देंगे, क्या आप जेलेंस्की को पैसा देंगे, क्या आप वॉर को आगे करेंगे? ही सेड कि नहीं, आई वांट दिस वॉर टू स्टॉप, आई डोंट वांट एनीवन टू डाई। वो पूछता रहेगा कि आप पैसा देंगे कि नहीं देंगे। ही वाज वेरी डिप्लोमेटिक। ट्रम्प इज पर्सनली फॉन्ड ऑफ बुश, सॉरी पुतिन। वो पुतिन को बहुत पसंद करते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसलिए ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना होगा कि ये कैसे प्ले आउट करता है जो यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है अमेरिका के, क्योंकि इसको नेटो ने ही जिंदा कर रखा है। अगर नेटो नहीं होगा तो यूक्रेन इज नो मैच रिसोर्स के मामले में, क्योंकि अमेरिका और चाइना इधर खड़े हो गए, अरे इंडिया और चाइना रशिया के साथ खड़े हो गए, और अगर यूक्रेन को अपने से लड़ना होता तो वो नहीं सस्टेन कर पाता दोनों तरफ से। रशिया भी इकोनॉमिकली इसको अफोर्ड नहीं कर पाता और यूक्रेन भी इसको इकोनॉमिकली अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इट्स बेसिकली द वॉर इज टेक्निकली बिटवीन नेटो एंड इंडिया एंड चाइना। ये वॉर बेसिकली नेटो और इंडिया और चाइना लड़ रहे हैं। अगर आप इसको टेक्निकली देखिए, वॉरिंग पार्टीज को हटा दीजिए, तो जो फंडिंग हो रही है एक तरफ से नेटो कर रहा है, दूसरी तरफ से अमेरिका और इंडिया और चाइना कर रहे हैं। यही है, और तो कोई इसमें शक की बात रह नहीं जाती है। तो नेटो को भी ये बात तो पता चल गई कि द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, whether they like it or not, but the world has changed, the pivot of the world has changed, the center of the world has changed. It's no more that unilateral world that they were used to, कि जो वो कहेंगे लोग जी हजूर करेंगे, ऐसा नहीं है। रही बात इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में, तो यस, ईरान विल हैव अ टफ टाइम, क्योंकि ट्रम्प विल गिव ईरान अ वेरी वेरी टफ टाइम। इजराइल को लेके उनका मैंने आपसे फिर कहा, जैरेड कुशनर विल प्ले अ एक्सट्रीमली क्रूशियल रोल। जैरेड कुशनर खुद एक ज्यू है, और ट्रम्प इज समथिंग हु इज प्रो जूइश, और जैसा मैं समझता हूं कि क्रिश्चियनिटी बेसिकली जुडाइज्म की प्रिंसिपल्स हैं, लॉज ऑफ जुडाइज्म मिक्स्ड विद यूरोपियन पेगनिज्म, तो आपको असॉर्टमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी मिलती है। तो यूरोपियन जो इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर वो रहेगा, वो इजराइल के साथ और खड़े होंगे। अरब स्टेट्स के लिए ये अच्छी न्यूज है, बिकॉज कि मोहम्मद बिन सलमान साहब जो है वो सिक्योरिटी पैक्ट करना चाहते थे जब ट्रम्प के समय में, एक उनकी राजपाट के लिए, और ट्रम्प वाज आल्सो कीन इन दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट। सो देखते हैं, इजराइल के लिए तो इट्स अ गुड टाइम, बिकॉज आई थिंक ही विल कंटिन्यू टू हैव हॉकिश पॉलिसी जो इजराइल अभी कर रहा है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आते हैं कनाडा की तरफ, और कनाडा में जो इंसिडेंट हुआ, आपने भी थोड़ी देर पहले बांग्लादेश का भी जिक्र किया, क्योंकि मेरी अभी फिलहाल मेरी नज़र से खबर नहीं गुजरी, हो सकता है कि मैंने ना वो पढ़ी हो, लेकिन जो एक अजीब किस्म की अनसर्टनिटी पैदा हुई है, एक बड़ी तादाद रहती है वहाँ पे, सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, मैं बल्कि सारे रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग कनाडा में आबाद हैं, मुस्लिम्स भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, जीव्स भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। क्या देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से बाकायदा स्टेटमेंट आया कि भाई ये वाली चीज़, मतलब दिस नॉट अ वे कि आप कुछ किसी का भी रिलीजियस वर्शिप प्लेस है और आप उसको हिट करते हैं, आप उसको निशाना बनाते हैं। क्या मतलब देख रहे हैं कि दूरियां मजीद बढ़ रही है कनाडा और इंडिया के दरमियान, या ठीक है सेटल डाउन हो जाएंगी चीज? मेरा एक फ्रेंड है, वो कनाडा में ही लॉयर है, मैं उससे आज बात कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या है आखिरकार।
तो उसने बोला कि ये जो चूंकि मिनॉरिटी गवर्नमेंट है और जो एनडीपी पार्टी है उसके पास 23 या 28 जो सांसद हैं वो ट्रूडो को मजबूर कर रहे हैं। ट्रूडो की पर्सनल ये विश नहीं, हालांकि ट्रूडो के पिताजी की भी यही विश थी, बट ट्रूडो पर्सनली ऐसा आदमी नहीं है। ट्रूडो इज सिंपली being controlled by जगमीत सिंह जो एनडीपी का लीडर है इस समय। ही इज रैबिट खालिस्तानी, ही इज एंटी इंडिया और वो इस ही हैज ऑल द कार्ड्स एक साल के लिए। अब सोचिए कि जो कनाडा की सिक्योरिटी पॉलिसी आई है अभी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी में, उसमें 3-4 कंट्री हैं जिनको उन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट माना है, उसमें से एक इंडिया है। रशिया, नॉर्थ कोरिया और इंडिया को उन्होंने कहा कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो आप समझ लीजिए कि हाउ डीप दिस पेनिट्रेशन इज। बट द गुड न्यूज इज दैट कि जो मासेज हैं, जो मेरे दोस्त से बातचीत हो रही थी, वो बोला था कि मासेज हैं वो ये समझते हैं कि जो ये कर रहा है जगमीत सिंह, इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज गोइंग टू होल्ड वाटर फॉर मच। जो सिख हमारे भाई बहन हैं, चूंकि देखिए सनातन और सिख एक ही हैं, ठीक है ना, वो मुगलों से लड़ने के लिए एक फिलॉसफी आई और उसमें हमारे ही लोगों ने सिखिज्म को एक्सेप्ट किया और लड़ा, एक वॉरियर क्लैन बनाया गया लड़ने के लिए मुगलों के अगेंस्ट। तो सिख और भारतीयों को, सिख और हिंदू, मतलब मुझे तो पता ही नहीं चलता कि क्या गुरु नानक देव जी मेरे नहीं है। हमारे बचपन से हम गुरुद्वारे आते जाते रहे हैं, तो गुरुद्वारा और मंदिर में मेरे लिए तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहता, टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट विद यू। मुझे कभी एक पैसे का ये लगा ही नहीं कि गुरुद्वारा इज डिफरेंट एंड मंदिर इज डिफरेंट। मैं बनारस से आता हूँ और मेरे घर के थोड़े से ही दूर पे एक जगह है गुरबाग उसको कहते हैं, और गुरबाग में गुरु नानक देव जी जब थे वो आए थे बनारस, तो उनके लिए याद में वहाँ पे आज भी बहुत बड़ा एक गुरुद्वारा है, वहाँ पे हम लोग जाते आते रहते हैं। और ये सब, वो जो मेन जो बनारस जिसलिए फेमस है वो काशी विश्वनाथ मंदिर है। वो काशी विश्वनाथ मंदिर से मुश्किल से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है गुरुद्वारा। आप सोच लीजिए उसकी सिग्निफिकेंस कितनी है। और दोनों जगह पे लोग जाते हैं, मत्था टेकते हैं, तो मंदिर से निकलते हैं तो गुरुद्वारा में चले जाते हैं, गुरुद्वारा से निकलते हैं तो मंदिर में चले जाते हैं। तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। कुछ नॉनसेंसिकल खालिस्तानी हैं जो ये कर रहे हैं, दे आर हैंडफुल। और ये अच्छा हुआ कि ये जो ब्रूटैलिटी आ गई टीवी पे, तो उनका जो डबल स्टैंडर्ड है इट हैज बीन कॉल्ड आउट और बड़ी छीछा लेदर हो रही है। और वेस्ट के लिए दिक्कत हो जाएगा इसको प्रोटेक्ट करना जो हुआ है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इंडिया और कनाडा के रास्ते जो में ये वाले इस वाले इंसिडेंट से कोई बहुत ज्यादा खराब ही होंगे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, बिकॉज जैसे ही ट्रूडो साहब जाएंगे, एंड ट्रूडो इज गोइंग टू लूज द नेक्स्ट इलेक्शन अक्टूबर 2025 में है, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, बिकॉज पीपल टू पीपल कोई एनिमोसिटी नहीं है, कोई समाज एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। ये गवर्नमेंटल प्रॉब्लम हो गई है। जैसे पाकिस्तान और हमारे में क्या है कि लोग एक दूसरे के वो थ्योरी में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे वो चीज नहीं है। देयर इज अ वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट। मेरा दोस्त बता रहा है वो लॉयर है, वो जाता है कोर्ट्स में एंड ही फाइट्स, बिकॉज वो लीगल एड टीम का हेड है। तो वो बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के जो लोग आते हैं, गरीब होते हैं, जिनका केस वो खुद से नहीं लड़ सकते, तो वो उनके लिए लड़ता है। तो ही हैज क्वाइट अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी। So it's a good thing which is happening. I think ये कोई बहुत long lasting नहीं है. India and Canada will soon have a very very good relationship after 2-3 months. जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल में देखना ये पड़ेगा कि जो रिलीजियस हारमनी होती है हर सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं रिलीजन जो हर किसी का एक पर्सनल मैटर है, वो जिसको फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे पे तोपते क्यों हैं, ये एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैं जब ये देखता हूँ कि कनाडा में भी या फिर अमेरिका में या फिर यूरोप में भी ये चीज़ें हो रही हैं, चले पाकिस्तान में हम अगर देखते हैं या बांग्लादेश में हम देखते हैं, मैं कहता हूँ किसी हद तक हिंदुस्तान में हमें तो पहले से ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है, तो वहाँ पे तो एजुकेशन भी बहुत है, वहाँ पे तो ज़्यादा सिविलाइज हमारे मुकाबले में लोग भी रहते हैं। जी जी डॉक्टर साहब। देखिए, मैं ये बोलना भी चाहता था, आपके शुरू का जो आपने इंट्रोडक्शन दिया था, वेस्ट ने अपनी इमेजिंग ऐसे की है, सच्चाई ये नहीं है। वो हमसे भी ज्यादा उनके यहाँ ये सारी इश्यूज हैं
हमसे ज्यादा और कहीं ज्यादा। लेकिन वेस्ट को आप ये क्रेडिट दीजिए, मीडिया उनका है, न्यूज उनका है, किताबें उनकी हैं, तो उन्होंने अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे किया हुआ है जैसे कि वो उनके यहाँ ये कमियां नहीं और हम थर्ड वर्ल्ड की कंट्री है। भाई लड़ाई आज की डेट में क्या इंडिया पाकिस्तान लड़ रहा है या यूक्रेन और रशिया लड़ रहा है? युगोस्लाविया में लड़ाई हुई अभी कुछ दिन 3 पहले, साल से लड़ रहे हैं। अभी 50-70 साल नहीं बीता होगा जब आपने आधी दुनिया साली खाली कर दी थी मार मार कर, और हमको आप शिक्षा दे रहे हो। वो भी आपने क्या ये जूस का प्रोसिक्यूशन मुश्किल से 70 साल पहले हुआ, पूरा का पूरा रिलीजन के नाम पे जलाया, और हमें आप सिखा रहे हो। देखिए ये वेस्ट ऐसा कोई बहुत 3 चीजें जान लीजिए, गोरा झूठ बोलता है, हमसे आपसे कहीं ज्यादा झूठ बोलता है। दे लाई एंड दे लाई थ्रू देयर टीथ। ये जो मिसकंसेप्शन है ना, हमारे लोग अगर जर्मनी में पहुंच जाते तो वो साले को जर्मन से भी ज्यादा जर्मन बन जाते। वो अब पाकिस्तान में या इंडिया के ना रोड पे थूक देंगे, जर्मनी में जाके ना वो आपको सिखा देंगे, अरे भाई जर्मनी है यहाँ नहीं होता। ये यहाँ के लोगों की मानसिकता है वहां पे। अब वहां एक इंडियन मिलेगा ना, वो मुझे ज्यादा ही समझाने लगता है कि भाई जर्मनी है देख के रहना, तो भाई तू इंडिया में आके वैसे रह लेता भाई, अगर इतना ही तुझे फर्क पड़ा है। तो यहाँ पे लॉ नहीं मानेंगे और वहां जाके उनका एक एक लॉ मानेंगे। ये माइंडसेट है इन लोगों का। और ये जो है ना, मैं जर्मनी में रहा हूं, मैंने कम से कम 6 साल रहा मैं जर्मनी में। मैंने कई बार अपने मकान बदले, हर मकान में सिक्योरिटी डिपॉजिट में दिया करता था, एक बार भी मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं मिला। हर बार वो साला कोई ना कोई मकान मालिक झूठ बोल के ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया, वो पता होता था मुझे झूठ बोला। 2 बार तो मैंने लड़ा, तीसरे बार से मुझे पता था कि मिलेगा नहीं, सिस्टम इनका। तो मैं उससे बोलता था कितना चाहिए, तो उसने मुझे जैसे मान लीजिए 600 यूरो अगर डिपॉजिट है, बोलता था 200 यूरो। मैंने कहा ले लो, बाकी 400 डाल दो, झंझट नहीं करना मुझे। तो दे लाई एंड दे लाई टू द कोर। उनकी सोसाइटी भी वैसे ही छोटे मानसिकता के लोगों की बनी हुई है जैसे हमारी आपकी बनी हुई है, बट उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन के नाम पे कि हम सच्चे हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसी पोर्ट्रे की हुई है कि इट्स अ फॉल्स नैरेटिव एंड आई एम अ विटनेस। उनका जो बंदा है ना, वो आपके लिए जितना नुकसान करेगा जब आप उस सोसाइटी में रहते हैं, आप वो सोच नहीं सकते। दूसरे को वो टॉलरेट नहीं कर सकता, वो घुलता मिलता नहीं है। लोग अमेरिका में कनाडा में रहते हैं, गोरे उनके साथ घुलते मिलते नहीं है, और हमें आप सिखा रहे हो। आपका रेसिज्म जो है सबसे ज्यादा टॉप ग्राउंड, ये अमेरिका और कनाडा जिस धरती पे बने वो यूरोप की धरती है। वो आज ट्रम्प कहता है कि हम इलीगल इमिग्रेशन नहीं आने देंगे, तो तुम वहां पे वीजा लेके गए थे, तुम्हारे बाप दादा, तुमने वहां पे लोगों को मारा, वहां पे लोगों की रिलीजन चेंज की, स्पेनिश इंक्विजिशन वर्ल्ड में फेमस है, क्या किया है तुमने इस चीज के नाम पे। तो देखिए गोरा हमसे भी और आपसे ज्यादा झूठ बोलता है, हमसे और आपसे ज्यादा मक्कार है वो, और वो तभी उन्होंने दुनिया पे रूल किया। भाई हम आप सीधे साधे थे, इसलिए हम नहीं गए। जबरदस्त, बिल्कुल। और ये वाली बात मैं बिल्कुल इस पे खत्म करूंगा कि जो चीजें वहां पे हम फॉलो करते हैं, वो मिडिल ईस्ट में हम चले जाएं या फिर यूरोप की तरफ हम चले जाएं या यूएस कनाडा चले जाएं, वहां पे फॉलो करते हैं ना, रोड पे हम थूकते हैं ना, अपनी मतलब लिटरिंग करते हैं, डस्टबिन ढूंढते हैं, सारा कुछ करते हैं। ये वैसे हम अपने कंट्रीज में भी कर सकते हैं, इंडिया में कर सकते हैं, पाकिस्तान में कर सकते हैं, बांग्लादेश में कर सकते हैं। जो अनफॉर्चुनेटली नहीं करते, मैं डेली बेसिस पे इस्लामाबाद तकरीबन मेन एरिया पूरा मैं घूमता हूँ, कभी एक जगह, कभी दूसरा, कभी तीसरा। यकीन करें मुझे दुख इस बात का होता है कि यही लोग जब इधर से जहाज में बैठते हैं, दूर नहीं सिर्फ यूएई जाते हैं, दुबई उतरते हैं, तो बिल्कुल तीर की तरह सीधे होते हैं ना, ये कुछ भी नहीं फेंकते, इनकी मजाल नहीं कि रोड के ऊपर कोई जिस तरह की चीजें थ्रो करे। यहाँ पे ये लेटेस्ट मॉडल की 10 करोड़ की मर्सिडीज में बैठे होंगे, शीशा नीचे करेंगे और ग्लम करके यूं फेंक के और निकल जाएंगे। ये मुझे नहीं पता इंडिया में इस तरह का क्या है भाई, लेकिन मैं इस्लामाबाद की बात बता रहा हूं भाई, एक ही लोग है भाई है। कितनी बड़ी गाड़ी में बैठकर आपको तमीज नहीं है कि भाई आप थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए उतरे, और कितने 10 कदम भी नहीं होता, हर डस्टबिन 10 से 20 कदम के ऊपर हर जगह डस्टबिन लगे हुए हैं इस्लामाबाद में। मैं बाकी सिटीज की नहीं कहता, लेकिन इस्लामाबाद की मैं गवाही दूंगा क्योंकि मेरा सारा बचपन और सारी चीजें मेरी इधर गुजरी है। तो इसके बावजूद नहीं करते, सिग्नल्स को ऐसे वायलेट करते हैं कि ये सिर्फ इनके बाप का रोड है और इनके बाप की कंट्री है। ठीक है भाई, हम क्यों रुकें? लेकिन आप वहां पे जब जाते हैं, आपको लगता है कि 5000 दिरहम का या रियाल का जुर्माना हो सकता है या 500 यूरो का जुर्माना हो सकता है, तो फिर वहां पे आप ऐसे खड़े होते हैं, आप बेल्ट बांध के और यूं करके बैठे होते हैं, और जब 3 सेकंड ऊपर हो जाए ग्रीन के बाद, तो तब आप गाड़ी चलाना शुरू कर असल में यही हकीकत है। और इसका मुझे जी फकर भाई, एक अरबी को ये नहीं बोल सकते या गोरे को कि तुम्हें पता नहीं मेरा बाप कौन है। जी मेरा बाप कौन है, हाँ कौन सा तुरम खान मेरा बाप है या मेरा बाप था,
एग्जैक्टली बिल्कुल। और बल्कि अक्षय कुमार साहब का एक एड चला करता था, वो कोई हाँ। गाड़ी किसी ने खड़ी की थी, कहते हैं जी आपके बाप का नाम, कहते फला, कहते इस रोड का नाम तो ये नहीं है, गालिबन इस तरह का कोई था। मैं कहता हूँ वन ऑफ माय फेवरेट, बहुत ये आला तो किस्म का वो बनाया था। तो कहते अगर आपके बाप की सड़क नहीं है ये, तो फिर तो आप ये तो गाड़ी अभी जो है ना जाके किसी पार्किंग वाली जगह पे खड़ी कर दे, मजा आ जाता है कसम से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे नहीं करते। यहाँ पे हमने सिर्फ गन करने के लिए ना, ये इंडिया का तो शायद ब्लू कलर का पासपोर्ट है, हमारा ये ग्रीन वाला हमने ले रखा होता है कि यहाँ पे आएंगे और गंद करेंगे। एयरपोर्ट पे यस जहाज अभी लैंड होने वाला होता है, उसके अगर पहिए लग जाए जमीन पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बात करो, अब यकीन करें कि पागलों की तरह जो है ना कंपार्टमेंट खोलेंगे, गुम गुम गुम, ऐसे लग रहा हो कि ये अभी शीशे तोड़ करना और यहाँ से जहाज से छलांग मार लेंगे। ओ भाई जहाज को रोकने दो, और एरोस्टर्स पायलट बेचारे अनाउंस करते यार रुकने दो रुकने दो रुकने दो, साइन ऑफ होने दो, फिर आप बेल्ट खोले। कहते हैं नहीं भाई हमारे बाप का मुल्क है इसलिए तो हम यहाँ पे आते हैं। एनीवे डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और व्यूअर थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।